I think the most important in the process of healing is take responsibility for your own self. Don't keep waiting. Somebody will come and save me. No. It's about self care. Because the more you remain in blame, you remain like a victim. आप अगर अपनी फीलिंग्स को पुश कर दोगे तो आप उनको प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे. सी वी हैव अ ग्रेट वोकैबुलरी गैप. वोकैबुलरी गैप कैसा है कि हमको इमोशंस नाम जैसे बहुत सारे लोग आते हैं तो दे विल से दैट आई एम फीलिंग मे बी हेल्पलेस. सो आई से ओके दिस इज प्रोबेबली अ थॉट दैट आई फील हेल्पलेस, राइट. इमोशनल वर्ड्स, वी मस्ट लर्न इमोशनल वर्ड्स और इमोशनल वोकैबुलरी हमें बच्चों को सिखानी भी चाहिए. हेलो एंड वेलकम. इन प्रेजेंट टाइम्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है, बट लोगों को ये नहीं पता है कि इनका ट्रीटमेंट कब करना है और कैसे करना है. कब मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कब काउंसलर के पास जाना चाहिए या कब साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए. दिस लैक ऑफ अवेयरनेस ट्रीटमेंट को बहुत डिले कर देती है. इसी गैप को फिल करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अंबा सेठी. वेलकम मैम. थैंक यू. अंबा मैम एक MBBS डॉक्टर हैं एंड देन शी शिफ्टेड टू काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपीज. वेलकम टू द शो मैम अगेन. सबसे पहले मैम ये जानना चाहेंगे कि आफ्टर डूइंग योर MBBS एज यू सेड, आप काउंसलिंग और थेरेपीज में कैसे आए और आपकी जर्नी कैसी रही अब तक? सो नितिन, वो बोलते हैं ना कि कुछ तकलीफ आती है या कोई रोड ब्लॉक्स आते हैं लाइफ में, so you don't have to stop. So my roadblock came when I had an MD seat, my post graduation seat after MBBS, but वो छूट गई. Like I got married and came here और वो रह गया मेरा. तो वो जो पेन था कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन छूट गई है, all my friends were doing. So I joined यहाँ पे डॉक्टर माखीजा के साथ पीडियाट्रिक्स उनकी क्लिनिक में कि let me keep in touch. और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं, सर्चिंग कि व्हाट वाज द डोर व्हिच वुड ओपन फॉर मी, क्या कर सकती हूँ मैं, देन आई जस्ट हैपेंड, एक मेरी फ्रेंड ने बताया कि साइकोलॉजी कर रही है वो, सो आई जस्ट वेंट एंड आई जॉइंड MA साइकोलॉजी कि आई एम नॉट सिटिंग फ्री, कि कुछ तो कर रही हूँ मैं. सो मेरे भी बच्चे हो गए थे, सो आई थॉट कि इवन आई एटलीस्ट उनकी अपब्रिंगिंग में फ़ायदा हो जाएगा. बट व्हेन आई एंटर्ड दैट फील्ड आई रियलाइज्ड इट वाज अ ब्यूटीफुल फील्ड. तो एक बार वो जो शुरू हुई वहाँ से, MA साइकोलॉजी किया, यहाँ गोल्ड मेडल मिला. देन आई वेंट ऑन टू डू PhD. देन आई वेंट फॉर अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, लर्न हिप्नोथेरेपी, NLP, कोचिंग, न्यूरोसाइंस के लिए एक दुबई एडवांस वर्कशॉप जो डिस्पेंजा, लॉट ऑफ वर्कशॉप्स आई डिड आफ्टर दैट. Then I learned therapy from Beck Institute, US. तो करते 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 इतना मज़ा आने लग गया दैट मैं वो जो दर्द था वो तो भूल गई. And I started really enjoying this process. इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ आपकी इस पेन से एटलीस्ट. राइट. आई एम स्ट्रेट अवे कमिंग टू द टॉपिक. जैसा मैंने बताया कि लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है इन सारी चीज़ों की, और जब सिम्टम्स आना चालू होते हैं तो बहुत डिले हो जाता है कि हेल्प ली जाए नहीं ली जाए, और बहुत समय तो ये समझने में लग जाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, राइट. क्योंकि वो उतने क्लियर होते नहीं है सिम्टम्स, और वो अगर किसी के साथ जाके बताते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, आई थिंक दीज आर दी स्टेटमेंट जो एक इनिशियली व्यक्ति महसूस करता है, राइट. अजीब सा लग रहा है, वो फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं, और वो जाके जब अपने पेरेंट्स, बच्चों की बात करूं तो वो पेरेंट्स के साथ जाते हैं, एडल्ट्स की बात करूं तो वो दोस्तों से बात करते हैं, बट स्टिल, और जब बात करते हैं तो वो भी जो लोगों से बात कर रहे हैं वो भी उतने ही इग्नोरेंट है, तो एक्सपर्ट तक नहीं पहुंच सकते. सो किसी इंडिविजुअल को कैसे पता चले कि यार टाइम हैज कम कि अब मुझे एक एक्सटर्नल हेल्प के लिए जाना चाहिए? That's a wonderful question. So Nitin, I think the most important things which we see in an individual is that an individual is functional. Functional का क्या मतलब है? Appetite ठीक है, sleep ठीक है, energy levels ठीक है ना. अगर वो studies में है तो academics ठीक ठाक कर रहा है. If he is working individual तो वो काम पे जा रहा है,
छोटी छोटी डेली चीज़ों में प्लेजर ले रहा है कि नहीं. सो दीज जब ये मोटी मोटी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, एंड इफ वी सी दैट सम इंडिविजुअल इज क्रॉनिकली फटीग, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, ही इज़ नॉट फाइंडिंग, जो चीज़ें पहले प्लेजरेबल लगती थी वो प्लेजरेबल नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है या ज़्यादा नींद आ रही है, भूख नहीं लग रही है या ज़्यादा भूख लग रही है, ही इज़ फीलिंग लो, या वो आइसोलेटेड रहने लग गया है, जैसा पहले दोस्तों के साथ घूमता था अब वो घूम नहीं रहा है. सो नॉर्मल जो एक्टिविटीज एक इंसान की होती हैं, द मोमेंट वी सी दैट अ पर्सन इज डिविएटिंग फ्रॉम दैट, एंड द अर्लियर वी कैच इट द बेटर. ओके मैम, व्हेन यू सीइंग कि मेरे रोजमर्रा के बेसिक काम जो है सारे, बट कई बार ऐसा लगता है कि मुझे मन नहीं कर रहा है, फिर 2-3 दिन बाद मैं नॉर्मल हो सकता हूँ. तो यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम भी मुझे ध्यान रखना चाहिए कि कितने दिन तक ये सिम्टम्स रह रहे हैं. अगर 2-3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं नॉर्मली, तो तब भी मुझे हेल्प के लिए जाना चाहिए, या कुछ टाइम फ्रेम भी रखना चाहिए कि इतने दिन तक अगर हो गया है तो अब नाउ द टाइम कि अपने आप से ठीक नहीं होगा, मुझे हेल्प के लिए जाना चाहिए. सो अगेन जनरली वी से 2 weeks. जैसे सपोज आपको सैडनेस लग रही है ना, आप जैसे ग्रीविंग करते हो, व्हेन यू हैव अ लॉस, है ना, 14 दिन तो अपने घरों में ग्रीविंग होती है, राइट. सो जनरली 2 weeks इज अ टाइम when it's okay that आप you're dealing with trying to deal with things, या आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अपने स्पाउस से बात कर रहे हो, 2 weeks is a good enough time. But after 2 weeks, if you are not able to, Okay. it's always better to go and consult a mental health professional. एंड मैम, ये सिम्टम्स की बात आपने बहुत सिंपल फॉर्मेट में बताया. आई थिंक 2 वीक तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं देते. लोग हमारे पास जब आते हैं पेशेंट, तो हम उनसे पूछते हैं कब से चालू किया है, तो नॉर्मली मैंने बहुत देखा है कि 4-5 महीने तो हो चुके होते हैं मिनिमम साइड में. वेरी रेयरली वील फाइंड समवन जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के टाइम फ्रेम में हमारे पास आ जाता है. मैम, एक आम आदमी, बड़ी टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में, तो ये सिम्टम्स जो हैं, कौन कौन सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक व्यक्ति को? अगर मोटे मोटे तौर पे हम क्लासिफाई करते हैं तो एक तो हमारे मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन है ना, जैसे डिप्रेशन है जिसमें जनरली आप देखोगे कि मूड कैसा है, लो रह रहा है. अ पर्सन इज लो इन मूड, है ना, लो इन एनर्जी, राइट. उसकी एनर्जी कैसी होगी, कम लगेगी आपको, उसको दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, वो आइसोलेटेड रह रहा है. सो दीज आर जनरल थिंग्स, या एपेटाइट कम हो गई है, तो ये जनरली क्लासिफाई होंगे विच आर गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन. Then a very common thing which is happening is anxiety. Second is anxiety, because anxiety में क्या होता है कि you are constantly doing dangerous thinking, और आपकी बॉडी में बहुत सारे फीचर्स आ रहे होते हैं, जैसे कि कभी आपको पैल्पिटेशन महसूस हो रही है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, कभी आपकी ब्रेथ जो है वो शॉर्ट और रैपिड हो रही है, आपके palms and feet are cold, बोलते हैं ना, डर लगते हैं तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, राइट. सो देन यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, तो ऐसे नॉजिया लग रहा है ना, ये सारे सिम्टम्स पॉइंट टुवर्ड्स एंजाइटी डिसऑर्डर्स ना. एंजाइटी डिसऑर्डर्स में फिर बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जिसको हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है ना, हर चीज़ में वरी वॉट बोलते हैं ना, हर चीज़ की चिंता है इसको ना, दैट कम्स इन जनरलाइज्ड एंजाइटी. देन वी हैव अ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें लोगों को बाहर पार्टीज में जाना है, ग्रुप में जाना है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है. फिर पैनिक डिसऑर्डर होता है, जैसे कि लोगों को बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं, दीज आर नोन एज पैनिक डिसऑर्डर्स. तो ये जनरली मूड डिसऑर्डर्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव बाइपोलर. बाइपोलर में क्या है कि आप मैनिया में जा रहे हैं, आप बहुत अग्रेसिव है, आप बहुत एनर्जी है, आपको नींद नहीं आ रही है, 2-3 घंटे नींद में आपका काम चल रहा है, एंड देन आफ्टर अ फ्यू डेज यू गो इनटू अ डिप्रेसिव फेज, है ना, ये बाइपोलर हो गया. कि बहुत खूबसूरत तरीके से मैम आपने इसको एक्सप्लेन किया. अब तो ये एंड हीलिंग हो है, ऑब्जेक्टिव है, आपने बहुत क्लियरली डिफाइन किया हीलिंग का. कौन कौन सी डिफरेंट मोडालिटीज हैं जो इस हीलिंग में काम आ सकती हैं? सो CBT की तरह DBT भी है आजकल. सो DBT इज़ अबाउट, बेसिकली उसके 4 पिलर्स ऑफ DBT हैं. इट इज़ इमोशनल रेगुलेशन, बिकॉज यू नो हमारी इमोशंस इतनी हेवायर होती हैं, दैट हाउ डू वी हैंडल दीज इमोशंस. देन डिस्ट्रेस टॉलरेंस है, कि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में हैं, हाउ डू यू हैंडल
Do you use self-harming behaviors? Do you use cutting your hands? क्या करते हो आप उस समय, है ना? तो distress tolerance. Then DBT का ही एक है mindfulness, how to be in the present moment, and then interpersonal effectiveness. So these are DBT is also a form of therapy. There are other forms of therapy such as ACT, that is acceptance and commitment therapy, right? Then there is one mentalization based therapy. Then these are all basically very structured therapy formats. Then we have something called family therapy, where families are involved. The family is somehow dysfunctional. So how to involve all the family members so that what are the roles they play in the family? Well, that is a kind of family therapy. Then you have therapy for couples, couple therapy. Relationship issues Relationship issues, yes. How do you create meaningful relationships? That's helped in couple therapy. And of course, then there are yoga, meditation, and trauma based therapy. Trauma informed therapy is very important because nowadays people who go through trauma need different types of body based therapy. Amongst them, there is somatic experiencing, right? And there are sensory motor psychotherapy. बहुत ऐसे हैं जो body based approaches हैं. Yoga is a very important part of the trauma therapy. So these are all therapies which, of course, there are others also. REBT है, person centered therapy है, solution focused brief therapy है, ऐसी बहुत सारी है. But these are the major kinds of therapy that we use. I think that will be very, very informative to all of them, all the people who are watching this, कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक व्यक्ति के पास में अपने आप को हील करने के लिए. दे जस्ट हैव टू कम टू द प्रोफेशनल, दैट्स इट. Yes. ओके. एंड नाउ एक और चीज़ जो आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, टर्म बहुत ज़्यादा बात भी होती है, इज स्पिरिचुअल हीलिंग, राइट? देयर आर सेट ऑफ स्पिरिचुअल मोडालिटीज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. कुछ लोग हैं जो मानते हैं हाँ ये बहुत है, इट्स इम्पॉर्टेंट और ये काम करती है. व्हाट्स योर इनटेक ऑन दिस, कि कितनी इम्पॉर्टेंट है और किस लेवल तक किसी पर्सन को हेल्प कर सकती है, मेनली विद द मेंटल हेल्थ इश्यूज? So there is a difference in you yourself being involved in spirituality, कि आप किसी spiritual path पे चल रहे हो, right? आप किसी spiritual path पे चल रहे हो तो आपको वो faith देगा. It is a source of strength for you. It is a source of, it creates connection to something which is bigger than you, right? So there it helps you, certainly. When we talk about other spiritual healing modalities, right? Be it energy healing, be it Reiki, right? I am not an expert at that, but the only thing I know is that I don't know how much to deal with the other person's karma. I don't know how it is working. So because when I'm not an expert in it, I prefer not to go into it. Right? What I know is psychology, science, and myself. I will have spirituality, and that also under the guidance of a guru. Because I don't know what spirituality is. Unless and until I don't take the guidance of a guru, like, I heard Sadhguru talking in one of his talks that if you go to an uncharted territory, don't you use GPS. So it is like if you don't know about spirituality, you better have a guru. And ma'am, this brings to the most important question. ये तो हमने उन लोगों की बात करी जिन्होंने थेरेपीज चालू नहीं किया है, प्रोफेशनल हेल्प चालू नहीं करी. Now there are a lot of people who have started it, but उनका एक बड़ा चैलेंज आता है, सर कैसे पता चलेगा कि मैं हील हो रहा हूँ? मेरे साथ पास भी जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, सो बाकी रिपोर्ट्स तो दिख जाती है, फिजिकल हेल्थ में दिख जाता है कि हड्डी टूटी है तो जुड़ गई है, एक्सरे आ जा रहा है, देयर आर डिफरेंट रिपोर्ट. यहाँ पे नहीं समझ में आता है, और ये प्रॉब्लम कई बार व्यक्ति को वापस उसी स्टेज पे ले जाती है जहाँ से वो चालू हुआ था. सो कैसे पहचाने सिंपल, और आर देयर एनी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग? So stages, I would say yes, broad. ऐसे कोई you can't name कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, except for something like कि सबसे पहली स्टेज तो है कि सेल्फ अवेयरनेस. अगर आपको इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है कि आप क्या चीज़ से गुजर रहे हो, आपको पेन है, what is the emotional pain you're feeling, right? So recognizing that you have some emotional distress, कि you're not happy. Most of the times you are not
it's okay to be sad at times, all of us, right? We can be sad, we can be angry. Feeling all your emotions is normal. But अगर आप persistently most of the time आप उस state में जी रहे हो, means you need to recognize what you're feeling. And recognizing के साथ साथ you can allow yourself to feel it. You don't have to push it away कि हाँ ये मुझे feel नहीं करना चाहिए, sad होना बुरा है. दिस इज वेरी नॉर्मल. आजकल अजीब ट्रेंड है कि सैड होना बुरा है. बुरा है, right? So that is what we don't have to push it away. Because I was attending a workshop and they said कि आप अगर अपनी feelings को push कर दोगे तो आप उनको process ही नहीं कर पाओगे. आप जो आपकी बॉडी का एक नर्वस सिस्टम है रेगुलेशन का, जो बॉडी अपने आप खुद को रेगुलेट करती है, उसको आप बीच में ही कट शॉर्ट कर रहे हो. सो दैट इज वाई अगर आपको हील करना है तो अलाउइंग योरसेल्फ टू प्रोसेस दोज इमोशंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस सीखी, मतलब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो. दैट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? देन यू अलाउ योरसेल्फ टू फील इट. यू आर फीलिंग समथिंग बट you try to name what you're feeling. This is very important. Just give me an example here. So for example, we have a great vocabulary gap. Vocabulary gap कैसा है कि हमको emotions नाम जैसे बहुत सारे लोग आते हैं तो they will say that I'm feeling maybe helpless. So I say, okay, this is probably a thought that I feel helpless, right? Emotion words. We must learn emotional words और emotional vocabulary हमें बच्चों को सिखानी भी चाहिए. Because जब हमारे पास वो emotional vocabulary होगी, we'll be able to say, hey, I'm feeling angry, I'm feeling frustrated, I'm feeling annoyed, I'm feeling irritated. So ये जो words होते हैं, जब हम इनको clearly बोलते हैं, तो हम recognize कर रहे हैं, exactly label कर रहे हैं कि हम क्या feel करते हैं. जैसे एक बहुत ब्यूटीफुल मैंने पढ़ा है, इनका येल सेंटर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का है. दे गिव अ वेरी ब्यूटीफुल एक्रोनिम रूलर. मार्क ब्रैकेट है फ्रॉम द येल सेंटर. ही सेज आर इज फॉर रिकॉग्नाइज, यू इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, एल इज फॉर लेबलिंग, ई इज फॉर एक्सप्रेसिंग इट ईदर टू अ सेफ एडल्ट, अ पेरेंट, एंड देन आर इज फॉर रेगुलेटिंग. तो दिस एक्रोनिम मेरे को बहुत पसंद है. लाइक आई रियली लाइक इट बिकॉज यू कैन यूज इट विद स्टूडेंट्स, यू कैन यूज इट जितने लोगों को, है ना. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग फॉर स्टेजेस ऑफ इमोशनल हीलिंग की रेगुलेशन. फिर आप रेगुलेट करने के लिए, और कई बार अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो एट द स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू नो द व्हाई, उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया दैट यू मस्ट बी एन इमोशनल साइंटिस्ट. क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेट, मुझे ये क्या फील हो रहा है, मुझे ये क्यों फील हो रहा है, व्हाट इज द सोर्स, कीप ऑन आस्किंग द व्हाई. तो जब आप अगर और आपको व्हाई नहीं समझ में आ रहा है, गो टॉक टू अ फ्रेंड, गो टॉक टू अ थेरेपिस्ट, टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट, राइट? देन व्हेन यू नो कि क्या कारण है, उसके बाद आप जब थेरेपी लेंगे तो आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, राइट? अब उन टूल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस एप्लीकेशन. अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, information is not enough, right? But when you start applying it, then you will start understanding कि अब ये tools apply करने से, suppose जैसे हम generally पूछते हैं that on a scale of 0 to 10, जब आपने therapy start करी थी तो आपका mood कैसा रहता था? If 10 is very happy and 0 is very sad. Now in the subsequent therapy sessions, you have to check, is my mood getting better? Am I feeling less anxious? Am I feeling more calmer and more peaceful? Am I becoming more functional? तो ये आप चेक करते रहते हो कि आप बेटर हो रहे हो कि नहीं. एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन कि अगर आपको लगता है कि आप बेटर नहीं हो रहे हो, immediately go take the help of medicines. And then of course the last step which I always tell is build resilience. You have to, like, धीरे धीरे धीरे, you know, you have to learn these tools. And CBT का तो बोला ही जाता है कि you become your own therapist. Because it is a skill. मैं हमेशा बोलता हूँ अपना जामवंत, एक एंड रिजल्ट इज अपना जामवंत खुद बनना है. Yes. हम आपने ना बहुत सिंपल फॉर्मेट में एक फ्रेमवर्क दे दिया है किसी के लिए भी कि वो जान सके कि उसकी हीलिंग जर्नी कैसी है. बिकॉज आई हैव सीन पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट स्टार्टेड, बट बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट करने के बाद वो स्टक हो जाते हैं, कोई पता ही नहीं होता व्हाट इज द एंड
goal of my therapies. Thank you so much, ma'am. Last message to the audience, आप क्या बोलना चाहेंगे? Last message to the audience is take. I will not say the last, the closing message. Last, अभी तो बहुत सारे इंटरव्यूज करने हैं आपके साथ. Okay. I think the most important in the process of healing is take responsibility for your own self. Don't keep waiting. Somebody will come and save me. No. कोई नहीं It's आने वाला. about self-care. Because the more you remain in blame, you remain like a victim. I think the person who starts taking responsibility, and another thing is that life is the most important thing. हम बहुत सारी चीज़ों में दूसरी चीज़ों को importance देते हैं, right? हम life itself, and you know my guru Sadhguru, he says it every hour. Look at yourself and say, hey, I'm alive. Just remind yourself that life कितना is the अंडररेटेड है ये, हमने कितना फॉर ग्रांटेड ले रखा है ऐसे. इसीलिए जिस दिन हम लाइफ को ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे सेल्फ केयर की, अपनी हीलिंग की, सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. मन तो नहीं कर रहा मैम इस इंटरव्यू को रोका जाए एंड आपसे बात करते जाए, बट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड एज वेल. थैंक यू सो मच. आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि जो पर्पस था कि एक इंफॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंचे, और पूरे पॉडकास्ट जो मैं शूट कर रहा हूँ उसका कोर पर्पस ये है कि इट हेल्प्स इन उन लोगों की जिनकी हीलिंग जर्नी रुकी हुई है, शायद देख के सुन के वो अपनी हीलिंग जर्नी पे आगे बढ़ सकें. आई थिंक, और आपने जिस तरीके से पूरा रोड मैप दिया है इस हीलिंग का, आई थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू नितिन फॉर हैविंग मी. Thank थैंक you. यू सो Thank मच. you so much. थैंक यू.